श्रोता साथियों को संबोधि की कृष्ण का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। उस कहानी का शीर्षक है चार अंधों की बुद्धि। चार अंधों की बुद्धि कहानी सुनिएगा। एक नगर में चार अंधे रहते थे और एक बार ऐसा कुछ इत्तेफाक हुआ कि वो भटकते भटकते धीरे धीरे एक एक करके चारों एक साथ मिल गए। चारों अंधे आसपास में मिलजुल कर रहने लगे एक साथ। विलक्षण बुद्धि थी उनकी चारों की, मगर बेचारे गरीब बहुत थे, पैसा पास में नहीं था। आपस में सलाह करी उन्होंने कि हमारी नगरी का जो राजा है वो बड़ा गुणों का पारखी है, तो यदि हम उसके पास चले जाएं तो हमारा दिल दूर हो जाएगा। पूछते पूछते भटकते भटकते चारों के चारों आखिरकार राजा के पास पहुंच ही गए। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। पहुंच गए राजा के पास और राजा ने जो है उनको बैठाया। चारों अंधे थे। राजा बड़ा गुणवान था, गुणों का आदर करने वाला था। तो राजा ने उनको बैठाया, पूछा क्या परिचय है आप लोगों का। राजन, हम आपकी ही प्रजा हैं, आपकी नगरी में ही रहते हैं, बहुत गरीब हैं हम, और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो विशेषताएं हैं, उनका सही इस्तेमाल हो। राजा ने कहा, अच्छा अपनी अपनी विशेषताएं बताओ, क्या चाहते हो मुझसे। हे राजन, हमें हर एक को सवा सवा लाख रुपए दो। अच्छा, सवा सवा लाख रुपए, ऐसी क्या विशेषताएं हैं तुम्हारे अंदर। राजा ने हैरान होकर पूछा। पहला अंधा कहने लगा, मैं स्त्री की परख करता हूँ। दूसरा बोला, हीरे मोती की परख करने में बेजोड़ हूँ मैं। तीसरे अंधे ने कहा, मैं घोड़े की परख करता हूँ। और चौथा अंधा बोला, मैं मनुष्यों की परीक्षा में बड़ा कुशल हूँ। आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले लें और हमारे इन गुणों को अगर सही सही पाएंगे आप तो ज़रूर आपको और आपके राज्य को और हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तुम यहाँ रहो, 6 महीने तक मैं तुम्हारे को यहीं पे रखूँगा और चाहे जब एक एक को बुलवा लूँगा, जैसे मुझे ठीक लगेगा वैसे परीक्षा लूँगा तुम्हारे गुणों की। जो तुमने अपने अंदर गुण बताए हैं ना, उन गुणों को पहले मैं अच्छी तरह से परखूँगा। ठीक है राजन, हमें मंजूर है। अच्छा, तुम्हें क्या चाहिए, बस हमारा रहने का इंतज़ाम हो जाए। राजा ने कहा, ठीक है, ओके। अब राजा ने व्यवस्था करा दी, एक कोठरी उनको दी रहने के लिए और कहा, तुम्हें आटा, दाल और तेल मिलेगा। ठीक है। दूसरे दिन राजा देखने गया, रहन सहन उनका ठीक है, अपना रह रहे थे, खुद से खाना बना लेते। बंधुओं, अंधों में जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं ना, उनके अंदर सहज ही हर काम करने का एक ऐसा टैलेंट होता है, बिना आंखों के भी वो सब कुछ कर लेते हैं। तो राजा ने देखा, बड़ी कुशलता से वो अपना काम कर रहे थे, अपना भोजन बना रहे थे। और कुछ दिनों के बाद राजा ने पहले वाले अंधे को बुलाया। राजा को याद था कि ये जो व्यक्ति है, प्रज्ञा चक्षु अंधा है, ये स्त्री की परीक्षा करने में बहुत ही माहिर है, याद था उसे। तो राजा ने दूसरे दिन अंधे को बुलाया अपने पास और उसको महलों में भेजा। कहा, जाओ महलों में जाओ।
जब रानी ने दूर से ही उसे आते देखा, अकेला भेजा था ना उसको, किसी के साथ नहीं भेजा था, नौकर तो उसको निवास में उठा के दरवाजे में पहुँचा के आ गया था वापस। अब वो अंधा अकेला अंदर अंदर जाता है निवास के अंदर। जो रानी थी, मुख्य रानी, उसे दूर से देखती है और गाली देती है, अपशब्द कहती है, कहाँ गुस्सा आ रहा है रे, दिखता नहीं है क्या? दासी कहने लगी, महारानी जी, इसको राजा ने भेजा है। अच्छा अच्छा, आओ। मगर मगर वो अंधा प्रज्ञा चक्षु तो लौट पड़ा, अंदर नहीं गया, राजा के पास आ गया। राजा ने पूछा, अंदर गए नहीं तुम? क्या करना था राजन मुझे अंदर जाकर? परीक्षा करनी थी, परीक्षा करके आ गया। रानी की परीक्षा कर ली तुमने? जी हाँ। कहो, महारानी के गुण बताओ, कैसी है? मत पूछिए राजन, क्योंकि सच कड़वा होता है। अरे भाई, तुम बोलो, जो तुम्हें लगा हो वैसा बोलो, तुम्हारे 100 गुना माफ है। पहले तो हिचकिचाता रहा। राजा ने उसको आश्वासन दिया, हिम्मत बंधाई कि तुम बता दो, जो कुछ तुम्हें महसूस हुआ है बता दो। तब वो प्रज्ञा चक्षु अंधा कहता है, महाराज, आपकी वो महारानी दासी पुत्री है। अच्छा, पक्का? जी हाँ, आप उसी से पूछ लीजिए। राजा को बड़ा तैश आया सुनकर, और हाथ में नंगी तलवार लेकर रानी से कहने लगा, जाकर रानी के महलों में, राजा बोल बोल, तेरे जन्म का सच क्या है? कौन है तू? दासी पुत्री है। रानी रोती है और कहती है, नहीं 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 महाराज, मेरे माँ बाप राजा रानी थे, मैं राजा रानी की पुत्री हूँ, राजकुमारी हूँ। राजा ने तलवार उसके लगाई गले पर, सच बोल। तभी जो रानी की धाय माँ थी, जो उसके साथ रहती थी और उसके पीहर से साथ आई थी, वो धाय माँ जल्दी से लपकती है और कहती है, राजन राजन, अभय दान दो, अभय दान दो, बताती हूँ, मुझे इसका सच पता है। राजा ने तलवार हटाई और धाय माँ से कहा, बताइए इसके जन्म का सच क्या है? धाय माँ ने कहा, सचमुच ये दासी पुत्री है, मैं जानती हूँ, क्योंकि इसके पिता का संबंध, इसके पिता राजा थे, बात सही है, और उनका संबंध महल की एक दासी से हुआ था। रानी और दासी का प्रसव यानी डिलीवरी एक ही समय पर हुई। दासी की जो पुत्री थी वो सुंदर थी और रानी की पुत्री काली थी। तो रानी ने दासी से अपनी पुत्रियां दोनों की अदला बदली कर ली, और ये वही लड़की है। वास्तव में दासी पुत्री है, परंतु दुनिया इसको यही जानती है कि रानी की पुत्री राजकुमारी है। अंधाता, इसकी कोई गलती नहीं है, इसका कसूर माफ़ करें। राजा तो अंधे की बुद्धि पर मुग्ध हो गया, उसकी परीक्षा तरीका, उसका टैलेंट। राजा तो हैरान हो गया, बलिहारी हो गया। और उसने क्या कहा अगले दिन से कि इसको क्या करो, भोजन की मात्रा बढ़ा दो और उसका रोज मिलने वाला तेल भी बढ़ा दो, उस वाले अंधे का, पहले वाले अंधे का। ठीक है जी, व्यवस्था हो गई राजा के आदेश अनुसार। अब कुछ दिनों के बाद में एक बार क्या अवसर होता है कि राजा के दरबार में एक मोती का व्यापारी आता है और वो 2 मोती लाता है। राजा सोचे, एक मोती खरीद लूँ, मैं अपने मुकुट में लगवाऊंगा। लेकिन तुरंत याद आया कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए। मेरे पास में एक परीक्षक है ना मोती का, हीरे मोती का, दूसरे वाला अंधा वो। राजा ने तुरंत आदेश देकर उस 2 नंबर वाले प्रज्ञा चक्षु अंधे को बुलवा लिया, जो मोती की परीक्षा करता था, और उससे कहा कि परीक्षा करो इस मोती की।
तो वो अंधा हाथ में उसने मोती लिया और थोड़ी देर तक उलट पलट करके उसको परखता रहा। फिर कहने लगा, राजन, ये दोनों मोती हैं, जिसमें से एक मोती तो 1.25 लाख का है, मगर दूसरा तो एक कौड़ी का भी नहीं है। जो मोती का व्यापारी था उसको बड़ा गुस्सा आया। अरे राजन, तुम्हारे दरबार में अंधे लोग मोती की परीक्षा करते हैं, मेरे मोती को 2 कौड़ी का बता रहा है। मेरे मोती दोनों 1.25 लाख के हैं, 1.25 करोड़ के हैं। राजा ने कहा, अच्छा, परंतु मुझे इसकी बुद्धि पर विश्वास है। अगर ये कह रहा है कि एक मोती तो सचमुच में 1.25 लाख का है, लेकिन दूसरा मोती तो 1 कौड़ी का भी नहीं है, तो उसको पूछो कौन सा इसमें से कौड़ियों का है और कौन सा सचमुच में 1.25 लाख का है। अंधे से पूछा तो वो प्रज्ञाचक्षु कहता है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये मोती खुद बताएगा। भैया, मोती तो बोलता नहीं, मोती कैसे बताएगा? कहा, देखो, ये 2 मोती हैं, मैं तुमको देता हूं, इस वाले मोती को तोड़ो तुम, और जब तुम इसे तोड़ोगे, इस पर हथौड़ा मारोगे, तो ये छिटक जाएगा, छिटक के दूर चला जाएगा। फिर से पकड़ो, हाथ में लो और फिर से इसको हथौड़ा लगाओ, तोड़ो इसको। 2-4 बार हथौड़ा लगाने से इसमें से खून में सनी हुई सूखी रेत निकलेगी। अगर ये बात गलत निकली ना, तो मैं 1.25 लाख रुपया दूंगा, मगर सही साबित हुआ तो दूसरा मोती तुम्हें मुफ्त देना होगा। राजा ने ये बात कही मोती के व्यापारी से। अच्छा, मंजूर है। मोती के व्यापारी ने सोचा कि मेरा मोती तो बढ़िया है, 1.25 लाख रुपये आराम से मिल जाएंगे मुझे। और उसी तरह से परीक्षा की गई जैसे उस प्रज्ञाचक्षु ने बताई थी। हथौड़ा मारा गया, सही निकला, बिल्कुल ठीक निकली वही बात। और एक वो जो मोती था उसके अंदर से खून से सनी हुई सूखी रेत निकली। तोड़ने पर पता चल गया कि अंधे की जो परीक्षा थी वो कितनी सत्य थी। राजा बहुत बहुत मुग्ध हो गया और उस अंधे से कहने लगा, भैया, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? तुम तो देख भी नहीं सकते हो, बताओ, इस मोती के अंदर ये खून से सनी हुई सूखी रेत कहाँ से आ गई? उसने बताया कि आसौज के महीने में, जबकि स्वाति नक्षत्र की बूंद बरसती है, एक सीप का मुंह खुला हुआ था और उस वक्त स्वाति नक्षत्र के योग में पानी बरसा। जैसे ही वो पानी उस सीप के खुले हुए मुंह में जाए, उसी समय एक गिद्ध मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रही थी। अब सीप में एक के बजाय 2 बूंदें गिरती हैं, एक तो स्वाति नक्षत्र के जल की और दूसरी खून में सनी हुई धूल भरी रेत की। अच्छा, इसी से ये मोती जो है दोषयुक्त हो गया। व्यापारी को भी नहीं पता थी ये बात। कहने लगा, मेरे यहाँ तो पीढ़ियों से हीरे मोती का व्यापार होता है, ऐसी परीक्षा तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। बड़ा चकित हुआ, बड़ा प्रशंसा करी उसने। और उसने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरा एक मोती खराब है, मुझे 1.25 लाख का घाटा हुआ। आज मुझे खुशी है कि एक ऐसा परीक्षा करने वाला व्यक्ति मुझे मिला, वो भी आँखों से हीन है, वो अंधा है। राजा भी बहुत खुश हो गया उस अंधे से और आदेश दिया, इस अंधे का भोजन, उसकी मात्रा और उसका तेल को बढ़ा दिया जाए। जो जितना तेल मिलता था उसको बढ़ा दिया जाए, भोजन बढ़ा दिया जाए उसका। कुछ दिन और बीते।
एक दिन एक घोड़े का व्यापारी आता है। अब फिर राजा ने घोड़ा खरीदने की नियत से उस अंधे प्रज्ञाचक्षु को बुलाया जो घोड़े की परीक्षा में माहिर था, और कहा परीक्षा करो ये घोड़ा मैं खरीदूं या नहीं। तीसरे अंधे ने घोड़े को स्पर्श करके कहा, महाराज ये घोड़ा रूप रंग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या, बताइए ना। राजन, ये भैंस के दूध से पाला गया है। अच्छा, कैसे मानी जाए तुम्हारी बात? मैं इसका सबूत दूंगा राजन। इसका प्रमाण ये है कि थोड़ा सा दौड़ने पर ये घोड़ा थक जाएगा, इसके मुंह से झाग निकल आएगा। राजन ने कहा, इतना हृष्ट पुष्ट अच्छा तंदुरुस्त घोड़ा है, जल्दी से थक कैसे जाएगा? राजन, आप इसकी परीक्षा कर लें, दौड़ लगाएं इस पर। राजा घोड़े पर सवार हुआ और कुछ दूर उस पर सवारी करी, और उस परीक्षा में प्रज्ञाचक्षु की बात सही निकली। घोड़ा पसीने पसीने हो गया, बहुत जल्दी थक गया। अर्थात जो उस प्रज्ञाचक्षु ने बताया था कि इसको भैंस के दूध से पाला गया है, रूप रंग में ज़रूर अच्छा है, तंदुरुस्त है, लेकिन इसकी ताकत अच्छी नहीं है और ये घोड़ा खरीदने लायक नहीं है। राजा ने उस घोड़े को रिजेक्ट किया और उस अंधे से बड़ा खुश होकर उसका आटा और तेल भी अगले दिन से बढ़ गया। राजा ने बढ़वा दिया। अब रह गया चौथा अंधा। चौथा अंधा क्या करता था, आपको याद होगा? वो मनुष्यों की परीक्षा करता था, मनुष्यों को परखने में कुशल था। राजा ने 3 अंधों की तो टैलेंट को अच्छे से परख लिया। अब रह गया चौथा अंधा। राजा ने उसको बुलवाया और कहा, और किसी की परीक्षा नहीं करनी, तुम मेरी परीक्षा करो। अरे अंधाता, आप तो प्रजापालक है, मैं आपकी क्या परीक्षा करूं? आप तो महान है। सुनो सुनो प्रज्ञाचक्षु, मैं अपनी प्रशंसा नहीं परीक्षा चाहता हूँ। राजन, बात तो खरी कही, मगर 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 मैं कैसे कहूँ, आप सह नहीं सकोगे अगर मैं बता दूँ तो। अरे निडर रहो, डरो मत, बताओ बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरी परीक्षा करके बताओ। क्या लगता है तुम्हें, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ? महाराज, आप राजपुत्र नहीं हैं। क्या बोलता है? जी महाराज, आपके माता तेलन है और पिता वैश्य हैं, आप राजा के पुत्र नहीं हो। राजा के तो पैरों की जमीन खिसक गई। अंधे की बात पर अविश्वास भी नहीं कर सकता था, और विश्वास करे तो कैसे करे। सीधा दंदनाता हुआ महलों में गया, अपनी माँ से पूछा, माँ बता बता मैं किसका पुत्र हूँ? राजमाता कहने लगी, बेटा अरे तू तो मेरा लाडला है, मेरा ही बेटा है, सच बता दे माँ। देख ले, आज मेरे जीवन मरण का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है माँ, सच बता दे, जो कुछ सत्य है वही बता दे, तू डर मत। जब राजा ने माँ को आश्वस्त किया, माँ को तसल्ली दी, कहने लगी वो राजमाता, बेटा तू मेरा ही पुत्र है, लेकिन बहुत पुरानी बात है बेटा, जब मेरे बच्चे नहीं होते थे, बहुत समय के बाद एक पुत्री हुई थी, पुत्र नहीं होता था। हमारे महल के पास में एक बनिया रहता था बेटा, उसके घर में जो रखैल थी वो तेली की बेटी थी। उसी दिन उसके पुत्र हुआ था जिस दिन मेरे पुत्री हुई थी। तो मैंने जो है ना, पुत्र की चाह में उसको पैसा देकर दासियों के द्वारा बात करा दी और उसके पुत्र को मैंने ले लिया और उसकी अपनी बेटी को उसे दे दिया। तू बेटा वही है। राजा सोचने लगा, देखो देखो भाग्य की विचित्रता क्या होती है।
परंतु प्रज्ञा चक्षु की परख तो गजब है। राजा ने उसको पूछा कि तुमने कैसे जाना कि मैं तेलन का पुत्र हूँ और मेरे पिता वैश्य हैं? राजन, मैंने कैसे जाना? मैंने आपके व्यवहार से ही जाना। क्या मतलब? राजा बोला, क्या मतलब? राजन, मेरे साथियों पर जब जब आप प्रसन्न हुए ना, आपने उनका आटा और तेल बढ़ाया। अच्छा, इसमें क्या हुआ फिर? महाराज सुनिए, आटा और तेल कंजूसी का परिचय देते हैं। घी नहीं, तेल से प्रेम है आपको। और कंजूस कंजूस होते हैं बनिए। और आपका घी नहीं, तेल देना और तेल को बढ़ाना खुश होने के बाद, इसी से मैंने सोचा जरूर आपका तेली से संबंध होगा। मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है वो उसे सच्चाई बता देती है। राजा तो कुर्बान हो गया उसकी बुद्धि पर। और बाकी के 3 अंधों की बातें भी सही सही निकली थी। राजा ने उन चारों नर रत्नों को अपने महलों में, अपने अतिथिशाला में हमेशा के लिए रख लिया और उनकी सारी व्यवस्था बड़ी आरामदायक करवा दी। और चारों की ज़िंदगी सुख सुविधा से भर गई। जो कि वो बेचारे अंधे थे, गरीब थे, भटक रहे थे, और उन्होंने जो है ना अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से अपना जीवन सुधार लिया। अपने जीवन के अंदर गरीबी को हटाकर सुख संपन्नता को पा लिया। तो बंधुओं, ये आपने कहानी सुनी 4 अंधों की बुद्धि। वास्तव में हमारी 5 इंद्रियां होती हैं: कान, आँख, नाक, जिह्वा और स्पर्श इंद्री, त्वचा। तो इनमें सब में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होती है वो हमारी आँखें होती हैं। हम आँखों से जो देखते हैं और उस देखने से मन में जो जो हमारे अच्छी बुरी भावनाएं आती हैं, राग द्वेष आता है, उसी से कर्म बंधन होते हैं। और कहते हैं यानी कि 80% कर्म बंधन जो है हमारा, टोटल का 80% कर्म बंधन वो हमारी चक्षु इंद्रिय से होता है, आँख से होता है। अब जिनके बाहर की आँखें नहीं हो, प्रज्ञा चक्षु हो, अंधे हो, तो उनकी 80% एनर्जी वो बच जाती है। और 80% एनर्जी जो उनकी वेस्ट होती है आँख के द्वारा, वो सारी एनर्जी उनके अंदर अदर स्पेशल टैलेंट्स को पैदा करती है। इसीलिए जो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, देखे होंगे आपने भी बहुत बार इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जिनकी बाहर की आँखें नहीं होती, उनके अंदर की बहुत विलक्षण प्रज्ञा होती है, बहुत उच्च स्तर की उनकी बुद्धि होती है। तो ये 4 अंधों की बुद्धि की कथा आपने सुनी। आप बस सोचिए, चिंतन मनन करें, और तब तक के लिए समुद्री श्री को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय जिनेन्द्र।